आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले को। ठीक है, अक्सर होता क्या है, बच्चे लोग फॉर्मूले को रट लेते हैं, ठीक है, समझते नहीं है उसको। तो मैंने सोचा क्या क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए कि आप लोगों को फॉर्मूला समझाया जाए। ठीक है, अगर आप लोग फॉर्मूला समझेंगे नहीं तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत दिक्कत होगी। तो इस वीडियो का मोटिव यही है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का सारा फॉर्मूला समझाया जाए और उसके बीच में जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो भी मैं समझाऊंगा। पहला टर्म है हमारा करंट। तो करंट की डिफिनेशन से ही इसका फॉर्मूला निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए, करंट होता क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, यानी कितना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या चार्ज कितना कम से कम समय में फ्लो करेगा। और वो से भी हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं, जहां रेट का बात हो गया उसका मतलब क्या होगा, बाय टाइम। और क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, इसी को हम लोग तो करंट बोलते हैं। ठीक है, करंट एक्चुअली में होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना कम से कम समय में कितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल से, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज जा रहा है उससे, ठीक है, 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज जा रहा है। वही एक कंडक्टर है, वहां से 1 सेकेंड में 3 कूलम चार्ज निकल रहा है, तो करंट किस में ज़्यादा होगा, इसमें। ठीक है, अगर वही दूसरा एग्जांपल लें हम लोग, तो एक कंडक्टर है, 10 कूलम चार्ज 2 सेकेंड में जा रहा है और 8 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जा रहा है, तब किस में करंट ज़्यादा है, तब किस में करंट ज़्यादा है। तो हम लोग जब भी करंट निकालते हैं तो पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज गया, वही हमारा करंट होता है। तो यहाँ पर 2 सेकेंड में 10 कूलम जा रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 1 सेकेंड में 5 कूलम। ठीक है, और यहाँ 1 सेकेंड में 8 कूलम। तो इस वाले कंडक्टर में हमारा करंट ज़्यादा है इसके तुलना में। तो समझ जाइए टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है करंट निकालने में। तो सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट नहीं बोलेंगे, कितना ज़्यादा चार्ज कितना कम टाइम में फ्लो हो रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब यूनिट पर आते हैं। जहां आई क्या है, करंट है। ठीक है, यानी करंट हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्यू क्या है, चार्ज है, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और टी क्या है, टाइम है, टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। अब यूनिट पर आते हैं। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर, चार्ज का यूनिट कूलम, और टाइम का यूनिट सेकेंड। आप लोग जो बोलते हैं न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स पर ही वीडियो बनाऊंगा। तो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद फॉर्मूला पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको यूनिट्स भी पता होना चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है ना, जैसे करंट है, तो करंट को क्या चीज में दिया रहता है, मिली एम्पियर में। तो हम लोग जानते हैं करंट का यूनिट एम्पियर होता है, मिली एम्पियर नहीं होता है। तो हमको उस समय क्या करना पड़ेगा, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो जब न्यूमेरिकल्स की वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको ये सब चीज़ भी समझाऊंगा। पर आपको ये 3 चीज़ न्यूमेरिकल्स के लिए मस्ट है, आपको ये 3 चीज़ याद होनी चाहिए। पहला चैप्टर कॉन्सेप्ट, ठीक है, दूसरा फॉर्मूलाज, जितना भी फॉर्मूलाज है वो आपको याद होना चाहिए, और तीसरा यूनिट। ठीक है, किस क्वांटिटी की क्या यूनिट है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला मेरा क्या निकला, करंट बराबर चार्ज बाय टाइम। ठीक है, अब भैया करंट फ्लो करता है, तो करंट को फ्लो करवाएगा कौन, कुछ तो ऐसा होगा जो करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है,
पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट फॉर्म PD। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को कोई धक्का दे रहा होगा तभी ना वो फ्लो करेगा, अपने आप तो फ्लो नहीं करेगा वो। तो वो धक्का देने का काम, उस पर प्रेशर बनाने का काम, उस पर वर्क करने का काम कौन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमारी सर्किट होती है तो सर्किट में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? बैटरी क्रिएट करती है, ठीक है। तो वहां पर आप देखते हो एक प्लस आता है एक माइनस आता है। तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल, ठीक है। तो कोई भी चीज कब फ्लो करेगा? जब उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। जब उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी भी कोई भी चीज फ्लो करेगी। आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे हवा चलती है। हवा कहाँ से चलती है? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, ठीक है। जहां जिस एरिया का प्रेशर हाई है, ठीक है, वहां से हवा लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक है। आपने पिछले क्लास मतलब 7-8 में पढ़ा है सब, ठीक है। उसके बाद हीट कैसे फ्लो करती है? गर्म से ठंडा की तरफ, ठीक है। तो कोई भी चीज हाई से लो की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ, ठीक है। तो उसी तरह से करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा करंट फ्लो नहीं करेगा। मैं ज़्यादा डीपर इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं टॉपिक में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है? चार्ज को फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसका डिफिनेशन को देखें तो क्या है? वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी ए से बी पॉइंट, ठीक है। तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए जो वर्क डन होता है उसी को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो डिफिनेशन से ही पता चल रहा है। वर्क डन किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं हम लोग? चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो सिंपल सा बात है यार, चार्ज लिख दो उसके ऊपर वर्क बैठा दो, चार्ज के ऊपर वर्क, यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। यहाँ पर V बराबर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, W बराबर वर्क और Q बराबर चार्ज, ठीक है। इसका हम लोग, इसका यूनिट होता है वोल्ट, इसका यूनिट होता है क्या होता है पता है ना? जूल, और इसका यूनिट होता है कूलम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज, यहां तक कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग अब वोल्ट और करंट में रिलेशन क्या है, ठीक है। बहुत नाम सुने घर में, वोल्टेज है करंट है, वोल्टेज है करंट है, क्या दोनों एक चीज है? अलग अलग चीज है। अगर अलग है तो दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो क्या होगा जब हम लोग वोल्ट बढ़ाते हैं तो करंट पे क्या इफेक्ट होगा? जब हम लोग वोल्ट घटाते हैं तब करंट पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो आप समझ ही गए होंगे वोल्ट करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। कहने का मतलब होगा वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। कैसे, ठीक है, जोड़ लगाइए थोड़ा। अब मैंने बताया था कि वोल्टेज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने वाला प्रेशर, ठीक है। किस प्रेशर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगा, यानी जो प्रेशर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी बढ़ जाएगा, अगर मैं प्रेशर को घटा दूं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी घट जाएगा। तो यहां से पता चल रहा है प्रेशर बढ़ा तो फ्लो बढ़ा, प्रेशर घटा तो फ्लो भी घटा। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना। तो प्रेशर क्या है? वोल्ट है, और फ्लो क्या है? करंट है, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, तो इसी प्रोपोर्शनलिटी को
जब हम लोग इक्वल्स टू में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस, जिसको क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो V बराबर क्या होता है वोल्ट यूनिट V, R बराबर क्या होता है रेजिस्टेंस यूनिट क्या होता है ओम, इसको OHM ओम पढ़ते हैं, और I क्या होता है करंट, ठीक है, और इसका यूनिट एम्पियर। कोई दिक्कत? जब वोल्ट बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अब वोल्ट घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो जब इसमें हम लोग रेजिस्टेंस को ही क्यों डालें, कांस्टेंट में हम लोग रेजिस्टेंस को ही क्यों डालें, कुछ और भी डाल सकते थे ना। अच्छा एक चीज और बना देता हूं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ, ठीक है ना। अब आता है, अब यहाँ पर कांस्टेंट में रेजिस्टेंस को ही क्यों डालें, कुछ और भी चीज डाल सकते थे। तो बेटा आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी चीज फ्लो करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज फ्लो कर रहा है, बाइक चला रहे हैं, बाइक का स्पीड बढ़ा रहे हैं तो उसका स्पीड को कम तो करना होगा ना, ठीक है। तो किसी भी चीज के फ्लो को कम करना, ठीक है, उसके लिए हम लोग इसको रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है रुकावट, ठीक है। किसमें रुकावट, फ्लो में, और फ्लो कौन करता है करंट, और करंट को फ्लो कौन करवाता है वोल्ट, ठीक है। रुकावट किसमें करंट में, और करंट को फ्लो कौन करवाता है वोल्ट। अगर वोल्ट नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो उसको रोकेंगे क्या, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को रोकना, ठीक है। और इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग बता ही देता हूँ। तो कुछ कुछ डिवाइस ऐसा होता है जिसमें हम लोग को करंट कम करके चाहिए होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बहुत सारा ऐसा होगा जिसमें आप लोग रेजिस्टेंस को देखते होंगे, आप लोग ऑनलाइन सर्च मारिए गूगल पर रेजिस्टेंस, आपको बहुत सारा फोटो मिल जाएगा, बहुत वैल्यू का होता है वो, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हमको जिस डिवाइस में कम करंट चाहिए तो वहां पर उस वैल्यू का रेजिस्टेंस को हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। सब डिवाइस सेम करंट पर नहीं चलता है, तो करंट को कम करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। इतना तो आप लोग टीचर से ही पढ़े होंगे। अब रेजिस्टेंस कम किसको करता है, करंट को या वोल्ट को। तो बेटा वोल्ट को हम लोग कम नहीं कर सकते, ठीक है। वोल्ट जितना आ रहा उतना तो आएगा ही, हम लोग सिर्फ फ्लो को कम कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक पाइप है और एक मोटर लगा दिए, मोटर प्रेशर दे रहा है पानी पर, तो हम लोग क्या मोटर का प्रेशर को कम कर सकते हैं क्या, नहीं। वो जो पानी बह रहा है पाइप को दाब के उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वोल्टेज को कभी भी कम बेसी नहीं कर सकते, हम लोग कम बेसी किसको कर सकते हैं करंट को, और करंट को कम वैसे किसके हेल्प से कर सकते हैं रेजिस्टेंस के हेल्प से। समझ में आया। अब नेक्स्ट, तो यहां तक आप लोगों ने 3 फॉर्मूला सीखी। पहला आई, करंट क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, कितना कम समय में कितना ज्यादा चार्ज। दूसरा क्या सीखा आपने वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज ही बोलते हैं, ठीक है। इसको V से डिनोट करते हैं, PD भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है वर्क, किस पर वर्क, चार्ज पर वर्क, ठीक है। तो चार्ज पर वर्क, समझ में आया। अब वर्क कहाँ से आया तो समझ जाइए, चार्ज है, चार्ज को मूव कर रहा है तो चार्ज का फोर्स लगा हुआ, चार्ज है, चार्ज का फोर्स लगाए हम लोग, तो चार्ज यहाँ से यहाँ मूव किया, इतना क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया वर्क, यानी ये चार्ज पे क्या हो रहा है वर्क हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वर्क आ गया, ठीक है। और तीसरा क्या पढ़े हम लोग ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा। तो बेटा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर। अगर हम लोग किसी भी चीज का लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, किसी भी चीज का लेंथ छोटा कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक। और रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब किसी भी चीज का एरिया बढ़ा देंगे तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम कर देंगे तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा। तो यहाँ पहला इक्वेशन बना, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन बना।
दोनों को मर्ज करते हैं तो आर प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा मेरे को, एल बाय ए। अब फिर प्रोपोर्शनल आ गया, इक्वल्स टू लाना और एक कांस्टेंट लगाना, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ठीक है। यहाँ पर आर क्या है, रेजिस्टेंस, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन पता है ना, लेंथ तो पता है, ये लेंथ है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जो वायर काट कट करते हैं तो इस तरह एरिया दिखता है ना, गोल सा, इसी को एरिया क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब नया चीज आ गया, ये क्या है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं रो, और ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टिविटी का यूनिट नहीं पता भाई, चलो निकाल लिया जाए। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, मिला ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था बेटा, ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस तो पता हो गया, करंट का फ्लो को रोकना। तो क्या सब कंडक्टर सेम करंट को रोकता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग कॉपर वायर ले लिए तो उससे करंट इजीली फ्लो हो जाता है, प्लास्टिक का मार्कर ले लिए करंट फ्लो होगा क्या। तो सब मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है करंट को अपोज करने का, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस किस किस तरह से लगता है, एक सीरीज एक पैरेलल। मैंने सीरीज पैरेलल में वीडियो बना रखी है, उस पर आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीरीज पैरेलल से रिलेटेड समझ में आएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो पहला रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस दो तरह से हम लोग लगाते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में, ठीक है। जब एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगाएंगे हम तो इसको सीरीज बोलेंगे। जब एक के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, यानी पैरेलल में एक दूसरे के लगाएंगे तो उसको पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होगा, ठीक। अब बच्चा लोग यहाँ पर होता क्या है वो देखते हैं। पहला सीरीज देखते हैं। सपोज मेरे पास एक सर्किट है, दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2। तो जब यहाँ से करंट निकलता है, घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, वापस यहाँ जाता है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट को क्या अलग अलग डाइवर्सन मिल रहा है क्या, कि बेचारा इधर भाग जाए उधर भाग जाए उधर भाग जाए, नहीं, उसको तो एक ही रास्ता फ्लो करने के लिए मिल रहा है। तो इस केस में करंट क्या होता है, इक्वल होता है, करंट चेंज नहीं होता। लेकिन रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है वो वोल्टेज को अलग अलग बांट देता है, ठीक है। जिस हिसाब का रेजिस्टेंस रहेगा उस हिसाब का वोल्टेज वो ड्रॉप करेगा। पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का वोल्टेज क्या होगा, V होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते V1 वोल्ट आया, यहाँ पर V2 वोल्ट आया, ये रेजिस्टेंस V1 वोल्ट लिया, ये रेजिस्टेंस V2 वोल्ट लिया। बट ओवरऑल वोल्ट रेजिस्टेंस के बाद या रेजिस्टेंस के पहले क्या होगा, V होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ से। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I R1, V2 क्या हो जाएगा, I
R2। ठीक है, मान लेते इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। R1 रेजिस्टेंस कितना वोल्ट ड्रॉप करेगा, V1 वोल्ट ड्रॉप करेगा। R2 रेजिस्टेंस कितना वोल्ट ड्रॉप करेगा, V2 वोल्ट ड्रॉप करेगा। ठीक है, करंट तो दोनों में सेम ही रहेगा। अब इस दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को एडिंग 1 and 2 फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक, 1 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 गिव्स IR1 प्लस IR2। अब I दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें भी I इसमें भी I, तो ब्रैकेट में R1 प्लस R2। और यहाँ पर V1 V2 क्या हुआ था, V1 प्लस V2 मिलकर क्या बना दिया मेरा, V बनाया, तो ये V बन गया। ठीक है, अब V को क्या होता है, IR होता है यहाँ से, और यहाँ पर I इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब दोनों में I कैंसिल, तो R का फॉर्मूला क्या मिल गया, R1 प्लस R2। तो यही हमारा सीरीज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ रहेगा तो हम लोग उसको जैसे ऐड करते हैं वैसे सीधा सीधी ऐड कर देंगे। ठीक है, R1 R2 R3 रहा तो R3 R4 R5 सब एक लाइन से ऐड होते चलेगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इस तरह से, 5 4 9 12 14। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मानते ये रेजिस्टेंस 5 ओम का, ये रेजिस्टेंस 8 ओम का है। ठीक है, तो जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया, 13 ओम। तो हमको क्या पता चला, एक तो हम 5 का लगाए, एक तो 8 का लगाए, लेकिन ओवरऑल कितना मिल रहा है मेरे को, 13। तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, वोल्ट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज, और करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस ले, ये ले ये ले ये ले, उसके बाद वाला ले, जो भी ले, सब में करंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं, चीज को बारीकी से समझना, तोड़ तोड़ के समझना। ठीक है, और एक बात यहाँ जानना है, क्या जो भी चीज डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पर वोल्ट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वोल्ट को ऐड किए हैं। ठीक है, अब जिसमें करंट डिवाइड होगा तो उसमें करंट, कहने का मतलब है कि सीरीज और पैरेलल का अगर प्रूविंग एग्जाम में आता है तो जो चीज डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर V1 V2 था, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, तो V बराबर क्या हो गया, IR। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2। ठीक है, I कॉमन हुआ, I से I कटेगा। ठीक है ना, तो R बराबर ये। तो कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ डिवाइड हो रहा है हम लोग उसका सम के बराबर कर देते हैं, तो हमारा ये क्या कहते हैं, फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। तो सीरीज वाला में कोई दिक्कत नहीं है। अब पैरेलल में देखते क्या है, तो पैरेलल में कैसे बनाएंगे पैरेलल, तो ये भी 2 रेजिस्टेंस लेके ही मैं बनाता हूँ, ईजी रहेगा, कौन 3 वो लिखेगा बस सारा। तो एक सर्किट है इस तरह का, जिसमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू वही R2। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्टेड है, करंट I जा रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है, इस केस में इसमें V रहेगा, इसमें V वोल्ट रहेगा। क्यों रहेगा, मैंने वीडियो बनाई है सीरीज पैरेलल पर, आप उसे जाके जरूर देखें। अब करंट यहां से यहां तक तो गया, अब इस बच्चा को दो रास्ता दिख गया, इधर भी दिख गया, इधर भी दिख गया। ठीक है, तो कुछ करंट इधर चल जाएगा, इधर से जाएगा, वापस निकलेगा और यहाँ की मिल जाएगा। तो जब करंट इधर इधर जा रहा है तो एक करंट I1 हो गया, एक करंट I2, यानी करंट इसमें डिवाइड हो रहा है। उसमें वोल्ट डिवाइड हो रहा था क्योंकि करंट को जाने का रास्ता इधर उधर नहीं मिल रहा था, इसमें करंट को जाने का रास्ता मिल रहा, लेकिन वोल्टेज वही रहेगा। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ है, उसमें जैसे था कुछ वोल्ट ये रेजिस्टेंस ड्रॉप किया, कुछ ये ड्रॉप किया, जब ओवरऑल जोड़ के बाहर निकला तो टोटल वोल्ट मिला मेरे को। तो सेम यहाँ पर कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया, पर बाहर निकलेगा तो वो क्या करंट मिलेगा, I ही मिलेगा। ठीक है,
अब इसको प्रूविंग कैसे करेंगे, मैंने बताया था जो चीज़ डिवाइड हो रहा है उसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, तो करंट बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू। टोटल करंट क्या होगा, आई वन प्लस आई टू। तो अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, वोल्ट में। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू आई आर। आई बराबर क्या आ जाएगा, वी बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पर आई के बदले हम लोग लिख सकते हैं वी बाय आर, आई वन वी बाय आर वन। क्यों, क्योंकि वोल्ट चेंज इस बार नहीं हो रहा, उसमें करंट चेंज नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने करंट को आई ही रखा था दोनों में। इसमें वोल्ट चेंज नहीं हो रहा था, दोनों में वी ही रहेगा, वी बाय आर। अब यहाँ से वी कॉमन निकलेगा। समझ में आया क्यों बोला मैंने ऐसे, क्योंकि जो चीज कॉमन निकालना है मेरे को, क्योंकि कॉमन कॉमन निकाल के दोनों तरफ से काटना है तभी फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला में ना ही आई है ना ही वी है। अगर हम लोग आई वन आई टू लेके बनाते तो कॉमन कुछ भी नहीं निकलता। तो इसलिए क्यों ना टोटल करंट को जो बटा हुआ करंट है जोड़ के बराबर कर देते हैं और उसको वोल्ट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमको यही देखना है कि जो चीज़ कांस्टेंट है फॉर्मूला में उसको लाना है, क्योंकि कॉमन निकाल के उसी को काटना है। तो और जो बट रहा है उसको सम के बराबर कर देंगे। करंट बट रहा है तो उसे सम के बराबर करके टोटल करंट निकाल लिए, और इसमें जो कांस्टेंट टर्म रहेगा बाद में उसको उसमें चेंज करेंगे। सिंपल सा टेक्निक है। उसमें भी जो बट रहा था, क्या बट रहा था, वोल्ट बट रहा था, तो एक वोल्ट को दोनों वोल्ट के सम के बराबर कर लिए। अब इसको कांस्टेंट में तोड़ेंगे, तो कांस्टेंट इसमें, तो कांस्टेंट इसमें क्या था, करंट। तो आई आर आई समय आई था, आर वन आर टू, आई कॉमन निकला कर लिया तो सिर्फ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल गया। इसमें भी वोल्ट कॉमन निकलेगा, सिर्फ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकलेगा। तो V बाय आर इक्वल टू, वी कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। और भी रहेगा डॉटेड, आगे चलते जाएगा, जैसे वो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इस तरह से जुड़ते चल जाएगा। तो ये 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री, इस तरह से, यानी ये 1 बाय में जुड़ेगा। ठीक है, बी से बी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। तो ये हमारा पैरेलल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। ठीक है, तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो 1 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, इस तरह से निकालेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस 1, 2 बाय 2 इक्वल्स टू 1 ओम। अब उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाले थे सर्किट का, तो क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसमें क्या हुआ, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है 2 ओम का, उससे भी कम आ गया 1 ओम। तो पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस घट जाता है, टोटल रेजिस्टेंस घट जाता है, मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, टोटल जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो कम हो जाता है। करंट डिवाइड हो जाता है, यानी इसमें करंट बढ़ता है, उसमें वोल्ट बढ़ता था, और वोल्टेज क्या हो जाता है, सेम रहता है। उसमें करंट सेम रहता था, इसमें वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए, ये जो फॉर्मूला है 1 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू, अगर हमको न्यूमेरिकल से बनाना होगा चेक करने के लिए, आता है न्यूमेरिकल, आपको जब मैं न्यूमेरिकल से वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, तो उसमें चेक करना रहता है किसको सीरीज में लगाए किसको पैरेलल में लगाए, तो उसमें ये फॉर्मूला काम आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए 1 बाय आर इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम आर वन आर टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर टू प्लस आर वन। ठीक है, अब 1 बाय आर का वैल्यू है, तो हमको तो आर चाहिए ना, 1 बाय आर तो नहीं चाहिए, तो आर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। आर बराबर क्या हो जाएगा, आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। ठीक है, इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ, जब न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा तब उसमें आपको बताऊंगा सही। तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ये तो मेन फार्मूला है ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमने V फिर रो का फॉर्मूला लिखा था आर ए बाय एल, उसके बाद सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज आर वन प्लस आर टू डॉट डॉट रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या था 1 बाय आर वन प्लस
1/r2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 1/r या इसको हम लोग डायरेक्ट अगर आर पैरेलल निकालना चाहते हैं तब क्या करना पड़ेगा, r1 r2 r1 प्लस r2, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आइए उसको एग्जाम्पल समझते हैं। पावर हम लोग बोलते किसको है एक्चुअल में, पहले आप लोग पावर समझिए, फिर उसके बाद फॉर्मूला पर आएंगे हम लोग। तो पावर क्या होता है, मान लेते हैं दो लड़का है, ठीक है, एक ये एक ये, ठीक है। अब इन दोनों का पावर हमको जानना है कि किसके पास ज़्यादा पावर है। तो क्या करना होगा, अब एक काम देना होगा, हाँ। तो इसको एक वर्क दिए और इसको भी एक वर्क दिया। अगर उस काम को करने में ये ज़्यादा टाइम ले रहा है और उसी काम को ये करने में कम समय ले रहा है, ठीक है, ये कम समय ले रहा है, ये ज़्यादा समय ले रहा है, तो ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, जो कम समय ले रहा है, और ये कम पावरफुल हुआ, ठीक है। मान लेते हैं क्या एक 10 किलो का पत्थर है, ठीक है, इसको बोले आप 10 किलो का पत्थर को उठा के यहाँ रखो, इसको ही बोले आप 10 किलो का पत्थर उठा के यहाँ रखो, ठीक है। ये वहाँ से लिए 5 मिनट और ये वहाँ से ले लिए 15 मिनट, ठीक है। तो पावर ताकत किसके पास ज़्यादा हुआ, इन्हीं के पास में। तो पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। पावर क्या होता है, कोई भी काम को करना कम से कम समय में, यानी पावर में काम और समय दोनों आएगा, ठीक है। पावर में वर्क और टाइम दोनों आएगा, ठीक है। पर इलेक्ट्रिसिटी में हमको किसी आदमी या जानवर का पावर नहीं देखना, हमको किसका पावर देखना है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्या पावर का एक्चुअल डिफिनेशन क्या है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर, वहाँ भी डिफिनेशन है, ठीक है। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, ठीक है। तो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। फिर बात आ गया, जहां रेट आया यानी इसका मतलब बाय टाइम, क्या करने में, वर्क करने में। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। जहाँ पर पी क्या है, पावर है, वो डब्ल्यू क्या है, वर्क है, और टी क्या है, टाइम है। तो पावर को किस चीज़ में मेजर करते हैं, वाट में, WATT वाट, ठीक है। वर्क का तो जूल होता है, ठीक है, यहाँ से देखते हुए आ रहे हैं, तो वर्क का जूल और टाइम का सेकेंड, ठीक है। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क बाय टाइम, ठीक है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, ठीक है। ये तो 9th क्लास का चीज़ था। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में हमको पावर वर्क बाय टाइम से ही सिर्फ नहीं निकालना है, हमको वोल्ट एंड करंट के बीच में बताना है कि पावर क्या होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वोल्ट और करंट दिया हुआ है तब पावर कैसे निकलेगा। दूसरा, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है। और तीसरा, वोल्ट करंट हो गया, करंट रेजिस्टेंस हो गया, करंट करंट कैंसिल, तो वोल्ट रेजिस्टेंस, तो वोल्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पावर हम लोगों को इन तीनों की टर्म में निकालना है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें वोल्टेज, मैं वोल्ट लिख रहा हूँ, वो वोल्टेज है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस याद रखिएगा आप लोग, मैंने बहुत बार वोल्ट वोल्ट यूज किया, तो वहाँ पर वोल्टेज समझिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें 3 चीज़ आएगा ही आएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको लगाया हम लोग 220 वोल्ट या 12 वोल्ट में, उसको वोल्टेज मिला, ठीक है, वोल्टेज मिला तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो करंट को रोकेगा भी। तो ये 3 चीज़ आता ही आता है। तो पहला
वोल्टेज और करंट के रिलेशन में पावर का फॉर्मूला क्या आएगा? तो पावर बराबर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। ठीक है, मेन फॉर्मूला। अब वर्क वोल्टेज के टर्म में लाना है, तो वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हो? हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वोल्ट बराबर वर्क बाय क्या होता है? चार्ज। एज वी नो V इक्वल्स टू W बाई क्यू, तो यहाँ से W क्या निकल जाएगा? W बराबर वी क्यू। ठीक है, तो Y के बदले हम लोग वी क्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत? तो Y के बदले क्या आ गया? वी क्यू। चलिए, वोल्ट और करंट के साथ रिलेशन बनाना था, एक वोल्ट तो मिल गया। अब करंट चाहिए, यहाँ पर टाइप भी होगा ना भाई, टाइप। अब हमको करंट चाहिए, करंट कहाँ से आएगा? तो सीधा सा बात है भैया, चार्ज है, चार्ज है तो करंट आएगा ही आएगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय टी। तो हम लोग आई को क्या लिख सकते हैं? क्यू बाय टी। तो यहाँ में क्यू का वैल्यू क्या मिल गया मेरे को? आई टी। इस क्यू के बदले हम लोग लिख सकते हैं वी आई टी बाई टी, टी से टी कैंसिल। तो पावर का पहला फॉर्मूला वोल्ट और करंट के टर्म में क्या निकला? वी आई। तो पावर वोल्ट और करंट के टर्म में अगर लिखना होगा मेरे को तो क्या लिखेंगे? वी इंटू आई। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में तो ओम्स लॉ तो पता ही है भैया, V इक्वल्स टू आई आर। अब भैया आपको V हटाना है, आई आर से रिप्लेस करेंगे V को, I हटाना है तो V बाय आर से रिप्लेस करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो करंट और रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में मतलब सिर्फ उस फॉर्मूला में करंट और रेजिस्टेंस होना चाहिए। वोल्ट करंट के टर्म में सिर्फ उसमें वोल्ट और करंट ही आना चाहिए, जैसे यहाँ वोल्ट और करंट आया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया। ठीक है, और वोल्ट और रेजिस्टेंस के टर्म में सिर्फ उसमें वोल्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, करंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीन चीज में से कोई दो चीज होना चाहिए। ठीक, तो पावर बराबर वी आई होता है। ठीक है, अब वो करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना है, यानी वोल्टेज को हटाना पड़ेगा, तो वी इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर आर। तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी आता है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तीसरा वोल्ट रेजिस्टेंस, तो इसी को पकड़ के हम लोग बाबा के दो फॉर्मूला भी बनाते हैं। तो पावर बराबर क्या होता है? वी आई होता है। ठीक है, वोल्ट रखना है, रेजिस्टेंस रखना है, यानी करंट को हटाना है। तो करंट को हटाएंगे तो भैया क्या करेंगे यहाँ पर? V बाय आर, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है। I बराबर क्या हो जाएगा? V बाय आर। तो यहाँ पर I की जगह V बाय आर की, तो V इंटू वी, वी स्क्वायर बाय आर। तो पावर का तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बाय आर। ये सब न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक है, तो इसको समझ के और याद रखना है। पावर खत्म हुआ। पावर के बाद अब आता है एनर्जी। एनर्जी क्या है? पावर तो आप लोगों ने समझ लिया, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? इसको भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। ठीक है, एनर्जी जनरली क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी का डेफिनेशन, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अब कोई बंदा है, ठीक है, उसको एनर्जेटिक कब बोलेंगे हम लोग? ठीक है, वो ज़्यादा काम ज़्यादा समय तक कर सकता है, और ज़्यादा काम कब करेगा? जब उसमें पावर होगा। ठीक है ना, अब ज़्यादा काम ज़्यादा समय तक करना है मेरे को, तो मेरे में क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए ना, तभी ना मैं ज़्यादा काम ज़्यादा समय तक कर पाऊंगा। अब मेरे में पावर है कि मैं 10 घंटा फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ बिना थके, तो मेरे में पावर है तभी मैं पढ़ा सकता हूँ। अब मेरे में पावर ही नहीं रहेगा तो मैं क्या पढ़ा सकता हूँ? क्या नहीं, 5 मिनट में थक जाऊंगा और क्लास बंद। तो एनर्जी एक्चुअल में क्या है? पावर इनटू टाइम। ठीक है, आप में कितना पावर है, आप कितना देर तक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर E क्या है? एनर्जी है, P क्या है? पावर है, और T क्या है? टाइम।
यूनिट एनर्जी का, जूल पावर का, वाट और टाइम का सेकेंड। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है एनर्जी का। ठीक है, अब जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग चीज़ आ जाता है। ठीक है, वहाँ पर हम लोग उसको कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, E बराबर इक्वल्स टू PT। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, बस पावर को हम लोग किलो वाट में चेंज कर देते हैं और टाइम को आवर में कर देते हैं। तो जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा kWh। ठीक है, उसको हम लोग जूल में नहीं देते हैं, उसको हम लोग किसमें देते हैं, kW। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट बिल। मैं अक्सर बोलते हुए सुना होगा आप लोगों ने, कितना यूनिट कितना यूनिट बिजली बिल आया, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, जो भी है। ठीक है, तो वही यूनिट है, उसको हम लोग kWh से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के काम में आती है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें आप लोग, कॉमर्शियल यूनिट एंड जूल में रिलेशन क्या है। जूल एक छोटा यूनिट है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग को जूल में चेंज करना है। तो सीधा बात है, 1 किलोवाट मतलब क्या, किसी में किलो लगा देंगे तो 1000, तो 1000 वाट, आवर को सेकेंड में चेंज कर देंगे, 60 इंटू 60, यानी 1 किलोवाट आवर कितना जूल के बराबर है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर है। जब हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो कभी कभी कॉमर्शियल यूनिट को जूल में ही पूछ लेता है, तो हमको उसको कॉमर्शियल यूनिट को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई। ठीक है, आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, और मेन मुद्दा क्या है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो अब हीट क्या है, व्हाट इज हीट, अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। अब हीटिंग इफेक्ट कौन दिया था, जूल्स नाम का साइंटिस्ट दिया था। ठीक है, जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जूल्स लॉ, जूल्स लॉज क्या बताता है, H = I² RT, लंबा सारा इक्वेशन लिख के इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, कहाँ से आया, कैसे आया पता नहीं, तो उसको देखते हैं कैसे आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पहले वाला फॉर्मूला, पावर, पहला VI, दूसरा फॉर्मूला पावर का क्या था, V²/R, तीसरा फॉर्मूला पावर का I²/R। अब हीट क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी का जस्ट अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो हीट एनर्जी है, एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम। अब पावर को किस टर्म में डालना है हमको, IR। अच्छा, एक बात है, IR के टर्म में क्या, अब पावर का 3 फॉर्मूला है, किसी एक को बैठा देते हैं। ठीक है, VI भी बैठा सकते हैं, तो हीट बराबर क्या आ गया, VIT। ठीक है, दूसरा V²/R, V²/RT, और तीसरा फॉर्मूला, ये पहला हो गया हीट का, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा फॉर्मूला हो गया I²RT। ठीक है, पर जूल्स ने I²RT ही क्यों दिया, इसको क्यों नहीं दिया, ये भी यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चंस में ये भी यूज होता है, बट जनरली ये। ठीक है, मेन फॉर्मूला हमारा ये है। तो ये आया कैसे, ठीक है, ये आया कैसे, तो बच्चा जब भी हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो वोल्ट पर डिपेंड नहीं करता है। हीट डिपेंड किस पर करता है, हीट डिपेंड्स ऑन करंट स्क्वायर, हीट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, हीट डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, हीट वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला को जूल्स ने नहीं दिया। वो जानते,
उन्होंने देखा कि हीट करंट पर डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पावर के बदले उन्होंने आई स्क्वायर आर ले लिया और टाइम का टी आ गया, तो यही हीट जो कि एक एनर्जी है उसका फॉर्मूला बना, ठीक है। तो कैसे पता चला? वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब देखिए हीट प्रोड्यूस कब होगा? हीट प्रोड्यूस कब होगा? जब तक कोई भी चीज़ फ्रिक्शन नहीं करेगा तब तक हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाट हैपन व्हेन करंट फ्लोज? जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है? ये हमारा कंडक्टर है, यहाँ पर एटम्स है, ठीक है, बहुत सारे एटम्स है और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज तो फ्लो नहीं कर रहा है ना, वोल्टेज को धक्का दे रहा है। तो हीट जनरेट कब होगा? जब तक ये वाला फ्लो वाला इलेक्ट्रॉन्स इन एटम से टकराएंगे नहीं तब तक हीट जनरेट नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये फ्लो, इस फ्लो को क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। तो हीट जो प्रोड्यूस होगा कंडक्टर में वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी करंट के कारण होगा, ना कि वोल्टेज के कारण। हाँ, करंट वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, वोल्ट बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो हीट भी ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल में डिपेंड वो किस पर कर रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि करंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आई वाला फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। वोल्ट का यूज ही नहीं है हीट में, तो इसलिए वोल्ट वाला दोनों फॉर्मूला को नहीं दिया गया। तो आई स्क्वायर आर टी। तो मान लीजिए कि हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। मोबाइल में बैटरी से करंट जा ही रहा है। अब ज़्यादा देर तक चला रहा है, टाइम बढ़ रहा है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 40 मिनट 1 घंटा कंटिन्यूस चला रहा है, टाइम बढ़ा तो धीरे 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 मोबाइल भी गर्म हो रहा है ना। तो टाइम बढ़ रहा है तो हीट बढ़ रहा है, हीट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह से रेजिस्टेंस, अब हीट रेजिस्टेंस से कैसे प्रोपोर्शनल? अब कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसका एटम्स है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे हम लोग, बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन होगा, टकराव होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा जनरली। जो एक केस था जो इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर रहे थे, तो यहाँ पर टकराव ज़्यादा नहीं हो रहा, हल्का फुल्का हो रहा था, हल्का हीट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ज़्यादा रेजिस्टेंस दे दिए, तो यानी ज़्यादा टकराव हो रहा है, ज़्यादा कोलाइड हो रहा है, ज़्यादा कोलाइड होगा ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरह से हीट रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है, अभी आपको मैंने बताया, लेकिन उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हायर क्लास में आप लोग इसको स्क्वायर क्यों होता है वो आराम से सीखेंगे, पर यहाँ पे ये जानिए कि करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो मेन आपको हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी कैसे आया वो याद रखना। हीट एक तरह का एनर्जी होता है, एनर्जी पावर इंटू टाइम होता है, और पावर को हम लोग आई स्क्वायर आर लिखेंगे और टी और एनर्जी को हीट। तो ये हमारा हीट का फॉर्मूला होगा। आई होप आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी अब न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा किस तरह से उसको अप्रोच किया जाएगा, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, पर उसके पहले आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, यूनिट्स याद होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट, सबसे पहला चीज कॉन्सेप्ट को पकड़िए आप चैप्टर का, ठीक है। रटना नहीं है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग है यार, रटो नहीं, समझो, ठीक है। समझो क्यों आया, कैसे आया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होगा इलेक्ट्रिसिटी के। तब तक के लिए बाय बाय।